हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, हेल्थ हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं? चलो अच्छी बात है। एग्जाम्स नजदीक हैं, अपना खास ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स क्या देख रहे थे? कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, 11th एनसीईआरटी, यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, ओवरऑल चैप्टर नंबर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर को पूरा खत्म करके जाएंगे घर पे, मतलब दिस चैप्टर विल काउंट या दिस लेक्चर विल काउंट एज अ लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। अभी तक क्या देखा था चैप्टर में? देखो, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम लोगों ने इंट्रो देखा और इस चैप्टर के लिए हमने 3 स्लोगन्स डिसाइड किए थे। स्लोगन्स मतलब कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। व्हाट, वेयर एंड हाउ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 4th 5th या आप मान लो आजकल तो 1st स्टैंडर्ड में बच्चों की बुक में फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ रहता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। ये सारी चीजें क्या बचपन से पढ़ते हुए आए हो। ये भी आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। आप बोलते हो कि ग्रीन प्लांट्स के पास एक सेल ऑर्गेनिल होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वहां पर अच्छा क्या क्या होगा? फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब बायो मतलब एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है। प्लांट के अंदर केमिकल मतलब देयर इज सम सबस्ट्रेट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और एंजाइमेटिक एक्टिविटी आएगी। ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी केमिकल रिएक्शन में काउंट होती हैं। अब ये सारी चीजें देख ली थी, फिर हम लोग किस लॉजिक पर आए थे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जो कि आप छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ते हो, जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए मेरे पास 2 मेजर रिएक्शंस होनी जरूरी हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? विच इज टोटली एंड टोटली लाइट डिपेंडेंट। लाइट होगी तो वो रिएक्शन प्रोसीड होगी। कैसे हुई थी? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होता है देख लिया था। उसके बाद डार्क रिएक्शन आती है। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? डार्क रिएक्शन मीन्स इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन का जो मेजर पॉइंट था जिससे आप उसे लाइट रिएक्शन से डिफर कर सकते हो, अलग कर सकते हो, वो क्या है कि ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और ये लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। लाइट का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये बात देख ली थी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा पहली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं फिर आगे देख रहे हैं। डार्क रिएक्शन 2 पाथवेज से होती है, मतलब अगर डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करना है या डार्क रिएक्शन को देखना है। अच्छा, लाइट रिएक्शन में होता क्या है? जो भी होता है हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ATP एंड NADPH2। ATP और NADPH2 जो एक तरीके से एसिमिलेटरी पावर्स होते हैं। ATP से आप एनर्जी को यूज करते हो, NADPH2 एक तरीके से रिड्यूसिंग पावर होता है जो कि आगे चल के आपको ATP ही देता है। ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइट रिएक्शन की, रिएक्शन होती कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकोइड्स में। और डार्क रिएक्शन किसमें होगी? स्ट्रोमा में। तो ATP और NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन बनाता है एज अ प्रोडक्ट, वो डार्क रिएक्शन को दे देता है एज अ सबस्ट्रेट। डार्क रिएक्शन इस ATP और NADPH2 को इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके फाइनली क्या फॉर्मेशन करती है? ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन का एम क्या होता है? डार्क रिएक्शन का एम होता है फाइनली टू फॉर्म द ग्लूकोज। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ले दे के काम किसका करना है? समझना क्या है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, पर उसको स्टोर स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। तो स्टोरेज की तो बात की बात है, पहले फॉर्मेशन की तो बात कर लें। तो फोटोसिंथेसिस का एम क्या है? टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, सिंपली फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कैसे फॉर्म होगा? फोटोसिंथेसिस के जरिए डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन क्या करती है? जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बनते हैं, उन्हें यूज करके, उन्हें यूटिलाइज करके फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। अब हम लोगों ने डार्क रिएक्शन में बात की थी कि डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए 2 पाथवेज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पाथवे क्या था? C3 पाथवे। पहला पाथवे क्या था? C3 पाथवे
जिसको C3 साइकिल भी कहते हैं या फिर केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। सारा कुछ देख लिया था कि ये 3 स्टेप्स में होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। इसको स्टार्ट कौन करवाता है, कौन सा सबस्ट्रेट कराता है जिसपे CO2 फिक्स होगा? मेनली इट डील्स विद CO2 फिक्सेशन, क्योंकि आपको CO2 से डार्क रिएक्शन में एक बार ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन का फंडा क्या है कि CO2 से आपको ग्लूकोज बनाना है, CO2 को फिक्स करके आपको ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, कौन इसको फिक्स करता है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। कौन से एंजाइम के द्वारा? रूबिस्को। बच्चों एक बात ध्यान रखना, लास्ट टाइम मैंने आपको रूबिस्को सिर्फ समझाया था प्रॉपर्ली, इसकी फुल फॉर्म में शायद मैं एक चीज स्किप कर गई थी, इसको ध्यान से देखो। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि C3 साइकिल को क्या करता है? प्रोसीड करता है। C3 साइकिल किन में होती है? जो प्लांट C3 साइकिल को इनिशिएट करते हैं उन्हें C3 प्लांट्स बोलते हैं। दैट मीन्स C3 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम होना बहुत ज्यादा अनिवार्य, बहुत ज्यादा असेंशियल है। रूबिस्को एंजाइम होगा जब जाके RuBP पर, जो कि एक्सेप्टर है CO2 का, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट पे CO2 आएगा एंड फाइनली यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, इसलिए मैंने साइकिल को C3 साइकिल कहा। केल्विन साइकिल क्यों कहा? ऑन द बिहाफ ऑफ नेम ऑफ द डिस्कवरर दैट इज मेल्विन केल्विन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रूबिस्को। रूबिस्को का मतलब क्या है? राइबुलोज, राइबुलोज बिसफॉस्फेट RU, ये जो आपका रूबिस्को है किस पे एक्ट करेगा? राइबुलोज, RuBP, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट पर। तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, पिछली क्लास में अगर आपने ये नहीं लिखा है तो लिख लेना, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी वे में आपसे नीट में काफी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्या थी? C3 साइकिल की बात थी। C3 साइकिल में क्या था? अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 6 बार केल्विन साइकिल को चलाना पड़ेगा। पहले एक CO2 चलाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब जाके आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। बिकॉज इन ग्लूकोज वी हैव 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। सो उस ग्लूकोज के कार्बन को लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? भाई अगर प्रोडक्ट में वी हैव कार्बन, दैट मीन्स सबस्ट्रेट साइड पे भी कार्बन रहा होगा, कार्बन का फिक्सेशन। इसे पहला स्टेप आता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा आता है रिडक्शन एंड फाइनली रीजेनरेशन ऑफ RuBP। जिस सबस्ट्रेट से आप चले हो उसी सबस्ट्रेट पे आपको वापस आना है। C3 साइकिल कहाँ होती है? देखो, फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है? यू हैव एपिडर्मिस, ठीक है, उसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं। आपकी लीफ का ऊपर का सरफेस होता है, नीचे का सरफेस होता है एबैक्सियल एडेक्सियल सरफेस। नीचे के सरफेस पर आपके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अपर सरफेस। अगर आप एबैक्सियल एडेक्सियल में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अपर लोअर बोल दो कि लोअर सरफेस ऑफ लीफ हैज हायर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन कंपैरिजन टू अपर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, और आपकी जो लीफ होती है उसका जो मिडल पोर्शन होता है जिसमें पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मीजोफिल लीफ बनाता है और उसके जो सेल्स इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। तो इन सेल्स के अंदर एक्चुअली हमें क्या करवाना है? C3 साइकिल प्रोसीड करानी है। तो C3 साइकिल जो कि C3 प्लांट्स में चलती है वो पर्टिकुलरली उनका साइट क्या है? मीजोफिल लीफ। ये नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, C3 cycle takes place in mesophil leaf। मतलब वो लीफ जिसके अंदर मीजोफिल वाला पार्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है बच्चों, ये बात क्या थी? आपकी C3 साइकिल की थी जो कि रिवीजन में आज के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होती है। अब बात करते हैं डार्क। देखो C3 साइकिल में क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि C3 साइकिल जब चलती है तो उसी बीच में कभी कभार कुछ ऐसे वेस्टफुल प्रोसेसेस भी प्रोसीड हो जाते हैं जो कि ना तो प्लांट्स के लिए लाभदायक हैं,
कोई फायदा भी नहीं कर रहे हैं, और उस रिएक्शन के थ्रू या जो भी वेस्टफुल रिएक्शन चल रही है उसके थ्रू जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो भी हमारे लिए काम के नहीं है। मतलब C3 साइकिल कभी कभार क्या हो जाती है, डबल वेस्टफुल प्रोसेस की तरह बिहेव कर जाती है। भाई C3 साइकिल का मेन एम क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। C3 साइकिल का मेन एम क्या है, ग्लूकोज फॉर्मेशन। ले देके हमें प्रोडक्ट में क्या बनाना है, ग्लूकोज। किसका यूटिलाइजेशन करके, ATP और NADPH2 का, जो कि हमारे पास कहां से आती है, लाइट रिएक्शन से आती है। तो हम जब हमारे पास क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, जब हमारे पास हमारी पूरी नेसेसिटीज कवर अप हो रही है C3 साइकिल में, C3 प्लांट्स के थ्रू, तो हमें C4 साइकिल पढ़ने की क्या जरूरत है। एक न्यू चीज पढ़ने की, उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत कहां पर आ रही है, क्योंकि C3 साइकिल में कभी कभार एक वेस्टफुल प्रोसेस चलता है जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। पहले C4 साइकिल पढ़ाऊंगी, फिर फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि बाद में फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी, जैसे पहले C3 C4 समझ लो, बाद में फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा, आप कंपेयर कर पाओगे। C3 साइकिल में कभी कभार देखो, C3 साइकिल कौन प्रोसीड करेगा, एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि CO2 का भी लवर है, ऑक्सीजन का भी लवर है। मतलब रुबिस्को हैज वेरी मच एफिनिटी फॉर CO2 एज वेल एज O2। लेकिन अगर एक नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो रुबिस्को का झुकाव ज्यादातर CO2 की तरफ होता है। रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड CO2 इन कंपैरिजन टू O2। लेकिन कभी कभार जैसे कंडीशंस बदल गई, जैसे O2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, या बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हो गई है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। भाई ओवरऑल अगर C3 आपका एक फोटो रेस्पिरेशन प्रोसीड करवा रहा है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, जस्ट आपके फोटोसिंथेसिस का अपोजिट केमिकल रिएक्शन है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनटेक करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का कंटेंट और अमाउंट क्या है, ज्यादा है CO2 से। तो अगर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो रुबिस्को CO2 के साथ फिक्स ना होकर किसके साथ फिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ फिक्स हो जाएगा। अभी मैं बता रही हूं, लिखाऊंगी बाद में, ऑक्सीजन के साथ फिक्स हो जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA ना बनाकर वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट नाम के कंपाउंड्स बना लेता है। मतलब जो CO2 से बनता है उसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा, क्योंकि रुबिस्को कार्बन के साथ, सॉरी CO2 के साथ ऐड ना होकर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट नाम के सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि बिल्कुल वेस्टफुल हैं। इनका कोई भी मतलब नहीं होगा फोटोसिंथेसिस में, कोई भी रोल नहीं प्ले करेंगे। कहीं से कहीं तक आप इन कंपाउंड्स को एज अ फोटोसिंथेसिस की अदर देन आप यूज कर सकते हो किसी और चीज में, क्योंकि प्लांट ने बनाया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर होगा। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का एम था ग्लूकोज फॉर्मेशन, वो ग्लूकोज इन कंपाउंड से तो नहीं ही बन पाएगा। दूसरी बात क्या है, अच्छा चलो 2 बेनिफिट हो जाए, या कोई तो बेनिफिट फोटो रेस्पिरेशन करे। पहला तो वो फेल हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। दूसरा ऐसा हो सकता था कि भाई कुछ ATP या NADPH2 ही दे दे, जिससे कि इस ATP का मैं इस्तेमाल किसी और केमिकल रिएक्शन में कर लूं। तो ऐसा भी नहीं है, कोई ATP नहीं बनता, कोई NADPH2, मतलब उल्टा जो ATP NADPH2 था उसको भी यूटिलाइज करके फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट बन जाते। तो एक तरीके से डबल वेस्टफुल प्रोसेस हो गया, जो कि C3 प्लांट्स क्या करते हैं, करवाते हैं। अब साइंटिस्ट ने देखा कि भाई C3 साइकिल ओके, इट इज वेरी बेनिफिशियल, ले देके C3 साइकिल ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन करे। लेकिन जहां पर अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया वहां पर तो फिर वेस्टफुल प्रोसेस हो रहा है ना, वो ईल्ड जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स देते हैं वो मिल ही नहीं पा रही है। अब आप थोड़ी क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल कर पाओगे कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं हो, ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो। मान लो आपका कोई प्लांट ग्रो कर रहा है जिस पे डायरेक्ट बहुत ही तेज से सनलाइट आ रही है, इंटेंसिटी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, आप कुछ नहीं कर सकते। कितने प्लांट्स को आप शेडी एरियाज में ग्रो करोगे? तो दीज प्रोसेसेस आर नॉट टू मच इन योर हैंड। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ और प्लांट की डिस्कवरी की जिन्हें C4 प्लांट्स कहा गया। उनमें जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस को देखा तो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया।
फोटोसिंथेसिस क्यों डिफरेंट नजर आया? क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर जो लीफ की एनाटॉमी थी वो C3 प्लांट से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा लिखते स्टार्ट चलते, क्योंकि बहुत सारा बोलने से आपकी भी रिदम टूटती जाएगी। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेगी C4 साइकिल, और इस C4 साइकिल को C4 पाथवे भी बोलते हैं और H-N स्लैग पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसको H-N स्लैग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। C4 पाथवे और H स्लैग पाथवे, H स्लैग पाथवे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लिखते हैं, देखो it is also a dark reaction. It is also a dark reaction. Discovered by H and Slack scientists so named after them. So named after them. C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहा गया? क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन कंटेनिंग था। यहां पर C4 साइकिल क्यों कहा गया है? क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, जिसका नाम होगा OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये इंट्रो में लिखते हैं, फिर साइकिल को पढ़ते हैं। क्या बोलूंगी मैं? It is called as C4 cycle because it is called as C4 cycle because first stable compound which is formed is 4 carbon containing. Is 4 carbon containing, जिसका मैं नाम अभी लिखवा देती हूं, which is OAA. OAA का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों,